हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। कल की क्लास में मैंने आपको फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन बताई थी, उसके टाइप्स बताए थे। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे फर्टिलाइजेशन का एंटायर प्रोसीजर, किस तरीके से फर्टिलाइजेशन होता है। देखिए बेटा, जब भी हम ह्यूमन फिजियोलॉजी की बात करते हैं तो जो भी हमारे अंदर प्रक्रिया होती है वो एक ही तरीके से, कहने का मतलब ये है कि इंस्टेंटली नहीं होती है, बहुत जल्दी नहीं होती है। उसके कुछ स्टेप्स होते हैं, उसके कुछ पद होते हैं, अपना समय होता है। तो प्रक्रिया पूरी पढ़ने के लिए हम उसको स्टेप्स में डिवाइड कर देते हैं। इससे क्या होता है कि हमारे लिए पढ़ना जो होता है वो थोड़ा सा ईजियर हो जाता है। तो अगर हम बात करें फर्टिलाइजेशन की, तो फर्टिलाइजेशन के भी स्टेप्स होते हैं, पद होते हैं। इन पद की वजह से जो है पढ़ना और आपको याद करना जो होता है, समझना जो होता है वो ईजी हो जाता है। अब चाहे हम बात करें बाह्य निषेचन की या हम बात करें आंतरिक निषेचन की, ठीक है बेटा, या तो हम एक्सटर्नल की बात करें या इंटरनल फर्टिलाइजेशन की बात करें, दोनों ही तरीकों में ये जो स्टेप्स होते हैं ये फॉलो होते हैं, चाहे वो बाह्य निषेचन हो या वो आंतरिक निषेचन हो। तो अगर हम स्टेप्स की बात कर ले तो ये 5 बेसिक स्टेप्स है बेटा जो फर्टिलाइजेशन के अंदर फॉलो होने होते हैं। तो फर्स्ट स्टेप की अगर हम बात करें तो द फर्स्ट स्टेप इज द अराइवल ऑफ स्पर्म टू द ओवम, कि शुक्राणु का अंडाणु तक पहुंचना। आप ये पढ़ते आ रहे हैं अभी तक कि शुक्राणु ही अंडाणु तक पहुंचता है। क्यों पहुंचता है? क्योंकि वो चलायमान होता है, चल सकता है, गति कर सकता है, क्योंकि उसके पास में टेल लाइक स्ट्रक्चर होती है, टेल होती है। ठीक है, तो शुक्राणु का अंडाणु तक पहुंचना निषेचन का पहला पद है, पहला स्टेप है। सेकेंड स्टेप देखिए बेटा, ये मैं अभी आपको ओवरव्यू दे रही हूँ, ये मैं आपको एक हल्का सा आपको एक इंट्रोड्यूस करा रही हूँ आपके टॉपिक से। फर्दर इसको डिटेल में हमें पढ़ना है, जो भी हम आगे अभी डिस्कस करेंगे। एक मैं आपको ये थोड़ा सा हिंट दे रही हूँ ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि ये जो स्टेप्स है ये क्या कहना चाहते हैं। तो पहला स्टेप हो गया हमारा कि शुक्राणु का अंडाणु तक पहुंचना, स्पर्म जो है वो ओवम तक पहुंच गया। सेकेंड स्टेप है युग्मकों का संपर्क। अब युग्मक कौन से? जाहिर सी बात है, शुक्राणु अर्थात नर युग्मक, अंडाणु अर्थात मादा युग्मक, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का संपर्क, कांटेक्ट होना उनका आपस में, तथा निषेचन क्षमता। निषेचन क्षमता, क्षमता समझते हैं आप, किसी भी कार्य को करने की कैपेसिटी, कैपेबिलिटी कितनी होती है, तो निषेचन क्षमता, कैपेसिटेशन बोलते हैं इसको इंग्लिश में। फर्टिलाइजेशन कैपेसिटेशन, क्योंकि हम टॉपिक पढ़ रहे हैं फर्टिलाइजेशन, तो फर्टिलाइजेशन की जो कैपेसिटी होती है वो सबकी अपनी अपनी होती है। बेसिकली हम यहाँ ह्यूमंस के बारे में पढ़ेंगे, मनुष्य के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बेटा। थर्ड है आपका एक्रोसोम क्रिया व भेदन। जो मैंने आपको स्पर्म की स्ट्रक्चर में जो हमने टॉप पे पढ़ी थी, यहाँ पे इस प्रकार से ये एक्रोसोम होता है। ठीक है, ये जो टॉप में होता है एक्रोसोम, एक्रोसोम क्रिया व भेदन, इसके अंदर कुछ एक्टिविटीज होती हैं। भेदन किसको करेगा? भेदना का मतलब होता है कि किसी चीज को ब्रेक करके उसके अंदर एंटर करना, एंटरिंग। तो ये एंटर कहाँ कर रहा है? अंडाणु तक कर रहा है। तो ये एक्रोसोम में कुछ चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से ये अंडाणु को या एग सेल को भेद पाता है, ब्रेक कर पाता है और उसके अंदर ये प्रवेश कर पाता है। तो वो सारी जो टर्म्स हैं, वो सारे जो प्रोसीजर हैं वो हम इस स्टेप में पढ़ेंगे। फोर्थ स्टेप है हमारा अंडाणु का सक्रियण। अब एक तो हो गई, कोई भी चीज होती है इनएक्टिवेट होती है, अक्रियाशील होती है। एक होती है कोई भी चीज वो क्रियाशील हो जाती है, क्रिया करने के लिए रेडी होती है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं एक्टिवेशन। तो द एक्टिवेशन ऑफ एग सेल और एन ओवम। तो अंडाणु का सक्रियण, हमारा जो चौथा स्टेप है वो है अंडाणु का सक्रियण। तो अंडाणु का सक्रियण कब होगा? जब ये एक्रोसोम क्रिया या जो ये एक्रोसोम है वो प्रवेश कर जाएगा कहाँ? अंडाणु के अंदर। तो अंडाणु जो होगा वो सक्रिय हो जाएगा, क्योंकि अब उसमें फर्टिलाइजेशन जो है वो हो चुका है या होने वाला है। ठीक है। फिफ्थ है स्टेप आपका युग्मकों के प्राक केंद्रकों का संलयन। नाउ व्हाट इज प्राक केंद्रक? देखिए बेटा, जब हमने पढ़ा था आपके स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis, तो स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्म बने थे, oogenesis में ओवम बने थे। दोनों ही कंडीशन में उनके पास अपना न्यूक्लियस था और उस न्यूक्लियस के अंदर उनका जेनेटिक मटेरियल था। ठीक है बेटा, आनुवांशिक सूचना थी। तो उन दोनों प्राक केंद्रकों का प्रो न्यूक्लियाई बोलते हैं, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रो न्यूक्लियाई। तो स्पर्म और ओवम के प्रोन्यूक्लियाइस का फ्यूजन, संलयन इज नोन एज फ्यूजन।
ठीक है। तो उन दोनों का फ्यूजन होना, आपस में मिक्स हो जाना, मर्ज हो जाना, ताकि जो बनने वाली नव संतति है, जो नव संतान है, उसमें जो कैरेक्टर्स वो शो करेगा, जो लक्षण उसके दिखाई देंगे, वो माता व पिता दोनों को ही रिजेंबल करते हुए लक्षण दिखाई देंगे। वो पूर्णतः माता की तरह नहीं होगा, ना ही वो पूर्णतः पिता की तरह होगा, दोनों के कुछ कुछ कैरेक्टर्स वो शो करेगा। तो वो किसकी वजह से? युग्मकों के प्राक केंद्रकों का संलयन, दैट मीन्स द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल प्रोन्यूक्लियाई। ठीक है बेटा। अच्छा, अब एक इंपॉर्टेंट बात जो आपको यहाँ याद रखनी है वो ये है बेटा कि जब भी हम फिजियोलॉजी पढ़ते हैं, हमारे शरीर, हमारे स्वयं के शरीर के बारे में पढ़ते हैं, तो चाहे आप कोई तंत्र पढ़ लीजिए या कोई भी प्रक्रिया पढ़ लीजिए, कोई भी कॉन्सेप्ट देख लीजिए, तो हर कॉन्सेप्ट में अगर स्टेप आपको दिए हुए हैं तो बेटा आप अपने कन्वीनियंट के हिसाब से इन स्टेप्स का जो अरेंजमेंट है, जो सीक्वेंस है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। यू कैन नॉट चेंज द सीक्वेंस। व्हाई? क्योंकि देखिए बेटा, जो सबसे पहले जो आपका स्टेप है, हमेशा अगर वो सबसे पहले है तो वो हमेशा सबसे पहले ही मेंशन होगा, क्योंकि ये पूरी क्रिया पढ़ रहे हैं हम जो स्टेप बाय स्टेप होती है। तो अगर आप इस स्टेप को नीचे ले जाएंगे तो आपका पूरा प्रोसीजर ही डिस्क्राइब करने का तरीका जो होगा वो गलत माना जाएगा। यानी कि अगर आप फर्टिलाइजेशन पे आपका क्वेश्चन आ रहा है तो यू हैव टू मेंशन द फर्स्ट स्टेप एट फर्स्ट लेवल। सबसे पहले आपको फर्स्ट स्टेप को ही बताना है, देन सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। कहने का मतलब यह है कि पूरा आपको इसको कंटिन्यूटी में याद रखना है, क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस है, इसी के बेसिस पे आपका जो है वो इवैल्यूएशन होगा। ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे फर्स्ट स्टेप की, शुक्राणु का अंडाणु तक पहुंचना। शुक्राणु का अंडाणु तक पहुंचना, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। तो सबसे पहले हम इसके बारे में देख लेते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है इस स्टेप में। शुक्राणु का अंडाणु तक पहुंचना। अच्छा, अब अगर हम शुक्राणु का अंडाणु तक पहुंचना, इस बारे में अगर हम बात करें तो ये मैं आपको बार बार बता चुकी हूं कि शुक्राणु ही अंडाणु तक पहुंचता है। चाहे वो हम बाह्य निषेचन की बात करें या आंतरिक निषेचन की बात करें, तो पहुंचेगा कौन? शुक्राणु। क्यों? क्योंकि शुक्राणु कैसे होते हैं? चल होते हैं। तो चल युग्मक स्पर्म पहुंचेगा। ठीक है, चल युग्मक स्पर्म जो है वो अंडाणु तक पहुंचेगा। चलिए भाई, ठीक है बेटा। अब सेकंड स्टेप अगर हम देख लें तो ये जो शुक्राणु जो होते हैं अंडाणु तक पहुंचना, तो शुक्राणुओं का अंडाणुओं तक पहुंचना, अब कितने पहुंचेंगे, कैसे पहुंचेंगे, ये अलग अलग प्राणियों में इसकी जो संख्या होती है वो अलग अलग होती है। ठीक है बेटा। तो ये स्पीशीज स्पेसिफिक होते हैं, स्पीशीज स्पेसिफिक होते हैं। ठीक है, स्पीशीज स्पेसिफिक यानी कि जाति विशिष्ट होते हैं। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम देख लें तो शुक्राणुओं की जो संख्या होती है वो अंडाणुओं की तुलना में बहुत अधिक होती है। कहने का अर्थ यह है कि अगर फर्टिलाइजेशन की क्रिया हो रही है तो अंडाणु तो एक होगा, लेकिन शुक्राणु जो होंगे वो बहुत अधिक मात्रा में होंगे। ठीक है। तो शुक्राणु कितने होने चाहिए? संख्या में अधिक होने चाहिए। अब अधिक क्यों होने चाहिए? अधिक इसलिए होने चाहिए बेटा क्योंकि अंडाणु का तो आकार क्या होता है? बड़ा होता है, प्लस वो स्टेबल होता है, स्थिर होता है, चलायमान वो नहीं होता है। लेकिन शुक्राणु जो होते हैं आकार में छोटे होते हैं। ठीक है, गति करते हैं। तो कोई भी चीज़ अगर गति कर रही है तो ये ज़रूरी थोड़ी है कि वो अपने डेस्टिनेशन तक ही पहुँचे। क्या पता कुछ मिसहैपनिंग हो जाए या इनकी संख्या इतनी ज़्यादा हो जाए कि ये गति करता करता कहीं आगे चला जाए। तो इसीलिए इनकी जो संख्या होती है वो अधिक होती है, ताकि अगर इसे अंडाणु के पास पहुंचना है तो अगर इतने सारे स्पर्म अगर गति करेंगे तो इनमें से कोई एक तो पहुंचेगा। ठीक है बेटा। तो वो एक पहुंचने की पॉसिबिलिटी के अकॉर्डिंग शुक्राणु की जो संख्या होती है वो अधिक होनी चाहिए। अच्छा, अब एक चीज़ और इसमें हम देख लेते हैं। वो एक चीज़ ये है बेटा कि शुक्राणु, ये माना साइंटिस्ट की ये रिसर्च अभी चल रही है, इसके ऊपर कुछ क्लियरली जो है
क्लियरली बात नहीं निकल के आई है कि ऐसा होता है या नहीं। साइंटिस्ट का ये मानना है कि शुक्राणु अंडाणु तक पहुंचे, इसके लिए अंडाणु इन्हें आकर्षित करने के लिए कुछ विशेष रसायन इनके पास होते हैं, लेकिन इसके लिए अभी क्लैरिटी नहीं आई है कि ऐसा होता भी है या फिर नहीं होता है। ठीक है, तो इस स्टेप को हम थोड़ा सा यहाँ पे स्किप करके चलेंगे, फिर भी आपकी बुक में मेंशन है तो आप थोड़ा सा उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने बता दिया है। बाकी शुक्राणु का अंडाणु तक पहुंचने में ये 4 चीजें आपकी इंपॉर्टेंट है। एक चीज आपको और याद रखनी है बेटा कि ये जो शुक्राणु अंडाणु तक पहुंच रहा है वो अपनी जीवन अवधि के दौरान ही पहुंच जाए। कहने का तात्पर्य ये है कि आपको पता है कि जो शुक्राणु होते हैं वो केवल कुछ समय तक ही जीवन श्रम या निषेचन करने योग्य होते हैं, केवल कुछ समय तक। ठीक है, और कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि मैमल्स के अंदर ये अवधि कितनी होती है, 24 आवर्स की। कितनी होती है इन मैमल्स या ह्यूमंस की बात कर लें, ठीक है, चलिए ह्यूमंस ही रहने देते हैं इसको। कितनी होती है ये 24 आवर्स, यानी कि ह्यूमंस के जो स्पर्म होते हैं वो ओनली 24 आवर्स के लिए ही स्टेबल जो होते हैं वो रह पाते हैं। चलिए ये तो हो गया हमारा पहला स्टेप। अब हम आ जाते हैं इसके सेकंड स्टेप पे। सेकंड जो हमारा स्टेप है वो है युग्मकों का संपर्क व निषेचन क्षमता। तो इसमें दोनों चीजों को अलग अलग पढ़ना है बेटा आपको। ठीक है, ये अलग है, ये अलग है दोनों ही इसी एक ही है ये स्टेप आपका, लेकिन दोनों की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है, दोनों के बारे में हम अलग अलग पढ़ेंगे। पहले हम आ जाते हैं युग्मकों का संपर्क। तो युग्मक कौन से हैं बेटा, नर व मादा। ठीक है, नर व मादा। देखिए बेटा एक प्रोसीजर है, बचपन से आपने सुना होगा ताला कुंजी सिद्धांत, लॉक एंड की मेथड, कि एंटीजन होता है उसके लिए एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी होती है। तो वो जो एंटीजन एंटीबॉडी जो प्रोसेस होता है जिसको आप लॉक एंड की मेथड पढ़ते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कि एक ताले की एक ही की होती है जिसके द्वारा वो जो ताला होता है वो खुलता है, जिसको हम कहते हैं ताला कुंजी सिद्धांत, इंग्लिश में बोलते हैं लॉक एंड की मेथड या प्रोसीजर। ठीक है, तो वो लॉक एंड की मेथड या प्रोसीजर जो होता है कुछ उस तरीके का ही यहाँ पे भी एक प्रोसीजर होता है। वो क्या होता है बेटा कि जो मादा होती है उसके पास में फर्टिलाइजिन नामक जो रसायन होता है वो होता है। फर्टिलाइजिन लिख देती हूं मैं, ठीक है, और नर के पास में होता है एंटी फर्टिलाइजिन। ठीक है बेटा, फर्टिलाइजन एंड एंटी फर्टिलाइजन, नाम से ही पता चल रहा है फर्टिलाइजन विच इज वर्क फॉर फर्टिलाइजेशन, विच इज वर्क फॉर ओनली फर्टिलाइजेशन, जो केवल और केवल फर्टिलाइजेशन के दौरान ही ये जो रसायन होंगे या जो एलिमेंट्स होंगे ये केवल उस दौरान ही कार्यरत होंगे, कार्य करेंगे। अच्छा, अब ये जो फर्टिलाइजन है बेटा, मान लीजिए कि ये एक लॉक है। क्या है ये, एक लॉक है, और ये क्या है, इसकी की है, यानी कि ये इसका ताला है और ये इसकी चाबी है। तो यानी कि ये जो फर्टिलाइजन है इसके ऊपर एक स्पेसिफिक एंटी फर्टिलाइजन ही फंक्शनेबल होगा, जिसके, और जब ये फंक्शनेबल हो जाएगा तो आपके अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, आपके फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। ठीक है बेटा, चलिए अब अगर हम बात कर लें इस फर्टिलाइजन और एंटी फर्टिलाइजन की, तो ये जो फर्टिलाइजन और एंटी फर्टिलाइजन होते हैं ये आपके स्पीशीज स्पेसिफिक होते हैं। कैसे होते हैं बेटा, ये स्पीशीज स्पेसिफिक। कहने का मतलब ये है कि ये जाति विशिष्ट होते हैं। अलग अलग जातियों में इनकी जो रचना, अलग अलग जातियों में जो इनका नंबर होता है, अमाउंट होता है, वो इन दोनों में, इनका दोनों का अलग अलग होता है। ठीक है, जैसे कि एक ताले की एक ही चाबी होती है, उसी प्रकार से ये फंक्शनेबल होते हैं फर्टिलाइजन एंड एंटी फर्टिलाइजन। फर्टिलाइजन अवेलेबल होगा आपके मादा युग्मक अर्थात अंडाणु पे, और नर युग्मक अर्थात शुक्राणु पे होगा आपका एंटी फर्टिलाइजन विच इज वर्क एज एंटीजन एंड एंटीबॉडी। तो यहां पे एंटीजन क्या है, फर्टिलाइजन इज अ एंटीजन और ये है इसकी एंटीबॉडी। ठीक है, और जैसे एंटीजन और एंटीबॉडी
आपके कहाँ वर्क करते हैं बेटा, इम्यून सिस्टम में, प्रतिरक्षा तंत्र में। उसी प्रकार से ये एंटीजन एंड एंटीबॉडी आर वर्क एज एंड और यू कैन से कि फंक्शनेबल एज इन फर्टिलाइजेशन, कि फर्टिलाइजेशन में भी ये उसी प्रकार से कार्यरत होते हैं। चलिए अब आगे अगर हम चले तो अगर हम मैमल्स की बात करें बेटा, अगर हम बात करें मैमल्स की, किसकी बात करें, अगर हम मैमल्स स्तनधारी प्राणियों की बात करें तो ये जो अगर हम मैमल्स की बात करें, इन मैमल्स तो जोना पेल्यूसिडा पढ़ा था हमने एक, अगर आपको याद हो तो, ठीक है। जोना पेल्यूसिडा नाम की हमने एक मेम्ब्रेन पढ़ी थी। ये इस फर्टिलाइजन का जो है सिक्रीशन करती हैं। क्या करती हैं ये? इस फर्टिलाइजन का सिक्रीशन करती हैं। दे सिक्रीट फर्टिलाइजन, ठीक है बेटा। जोना पेल्यूसिडा जो लेयर होती है वो सिक्रीट करती है फर्टिलाइजन एलिमेंट को, ठीक है, फर्टिलाइजन रसायन को, फर्टिलाइजन प्रोटीन को, कुछ भी आप इसको कह लीजिए, ठीक है। अब ये जो फर्टिलाइजन होता है, ये फर्टिलाइजन बहुत सारे इसके कुछ कार्य हैं, कुछ विशेष कार्य मैं आपको बता देती हूँ कि शुक्राणुओं को चिपकने में हेल्प करता है, उन्हें स्पेस देने में हेल्प करता है, ठीक है, उन्हें अपने अंदर एंटरिंग प्रवेश करने के लिए परमिशन देता है, अलाउड करता है। और अगर देख ले तो ठीक है, तो ये इसके विशेष कार्य हो गए। अब आप आ जाइए, नेक्स्ट है हमारा निषेचन क्षमता। अब नाउ व्हाट इज निषेचन क्षमता? नाम से ही आपको पता चल रहा है निषेचन करने की क्षमता, निषेचन करने की क्षमता अर्थात फर्टिलाइजेशन प्रोसेस फॉलो करने की या कंप्लीट करने का की कैपेसिटी, ठीक है। अगर हम कैपेसिटी की बात करें बेटा तो ये होता है आपके मैमल्स के अंदर या बात कर ले ह्यूमंस के अंदर, ठीक है, मैमल्स या ह्यूमंस में ये कैपेसिटी जो होती है वो अवेलेबल होती है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है बेटा, इसमें निषेचन क्षमता यानी कि इसमें निषेचन, चलिए ह्यूमंस ही रहने देते हैं इसको, ह्यूमंस की ही बात कर लेते हैं हम, आप लोग कंफ्यूज होंगे। अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो 24 आवर्स तक जो हमारे स्पर्म होते हैं वो एक्टिवेट रहते हैं, ठीक है, या आप ये कह लीजिए कि उनके अंदर कैपेसिटी होती है फर्टिलाइजेशन करने की, ठीक है। तो कैपेबल लिख देती हूँ मैं, वो ज़्यादा सूटेबल रहेगा। कैपेबल अर्थात निषेचन योग्य वो रहते हैं। अच्छा, अब अगर हम बात करें कि वो कैपेसिटी उनके पास है निषेचन करने की, तो वो रहते हैं, तो फिर वो रहते कहाँ हैं? वो रहते हैं हमारे अंदर उपस्थित, यानी कि मादा फीमेल बॉडी में प्रेजेंट ओविडक्ट के अंदर। कहाँ रहते हैं? ओविडक्ट के अंदर। तो दे present in oviduct, अंडवाहिनी ऑफ फीमेल। भाई ओविडक्ट तो किस में होगी? फीमेल में ही होगी, ठीक है। तो ये कहाँ रहते हैं? 24 आवर्स तक कहाँ रहते हैं? ये ओविडक्ट में, फीमेल की ओविडक्ट में रहते हैं। और उस समय तक ही, यानी कि 24 घंटे की जो अवधि है वही अवधि केवल इनकी निषेचन क्षमता को दर्शाती है। अर्थात अगर हम मनुष्य की बात करें तो मनुष्य के जो स्पर्म्स होते हैं, जो शुक्राणु होते हैं, वो केवल 24 घंटे तक निषेचन क्षमता को प्रदर्शित या डिनोट करते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो उनका कैपेसिटी पीरियड होता है, जो उनकी कार्य क्षमता या जो कार्य करने की जो अवधि होती है वो केवल कितनी देर की होती है? 24 आवर्स की। और ये रहते कहाँ हैं? ये रहते हैं ओविडक्ट के अंदर, फीमेल की ओविडक्ट के अंदर। चलिए, और अगर हम बात करें कि इसमें जो क्या कहते हैं, चलिए, तो ये समझ गए आप इसको कि निषेचन क्षमता क्या है? निषेचन क्षमता है कि जो नर युग्मक अर्थात जो शुक्राणु हैं उनके स्थिर रहने की या उनके बने रहने की अवधि, कितने समय तक, कितनी अवधि तक वो निषेचन की क्षमता को प्रदर्शित कर सकते हैं। चलिए, ये 2 टॉपिक आज हमने पढ़ लिए, 2 जो स्टेप्स थे वो आज हमने पढ़ लिए। कल की क्लास में मैं आपको बाकी के जो रिमेनिंग स्टेप्स आपके रह गए हैं वो हम कल कंप्लीट कर लेंगे। और आई होप कि कल ही आपका ये चैप्टर हो जाना चाहिए, लेकिन जो भी है, तो आज की क्लास में आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा युग्मकों का संपर्क व निषेचन क्षमता। और इससे पूर्व हमने क्या पढ़ा? अच्छा, एक चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है, लॉक इन की मेथड, फर्टिलाइजन और एंटी फर्टिलाइजन। जोना पेल्यूसिडा सिक्रीट करती है फर्टिलाइजन को, ठीक है। और ये क्या क्या इसकी इंपॉर्टेंस है कि ये शुक्राणु को स्पेस देता है, चिपकने में हेल्प करता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। निषेचन क्षमता हो गया हमारा। चलिए, ठीक है, तो आज की क्लास में मैंने आपको जो भी समझाया आई होप कि आपको वो समझ में आ गया होगा। कल की क्लास में हम रिमेनिंग जो हमारे 3 स्टेप्स रह गए हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।